थोडंसं फास्ट जाऊ वाटल्यास यावेळेस आपण. ठीक आहे. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. We were into the rainwater harvesting methodologies. Okay. As I have told you, again I will be telling you again, that this is not only important from your academic point of view. आपका पढ़ाई के लिए तो ये आपके सिलेबस में है, कोर्स में है, थोड़ा बहुत एग्जाम में जरूर आता है, नहीं आता ऐसा नहीं है, बिल्कुल आता है. लेकिन ये आपके आपका जो फ्यूचर, आपको यदि कोई एक आधे बार आपका करियर करना है इसमें, यदि आपको कोई बिजनेस करना है, कॉन्ट्रैक्टरशिप करना है, तो आप जरूर इसमें कर सकते हैं. हम बात कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको मैं रेफरेंस देता हूं जो मैंने पहले दिया है. और आप लगे तो आपके जो सीनियर है अभी, जो 7th सेम में है, धनराज राठौड़ और उसका ग्रुप, तो उनसे भी आप ये इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं. मैंने जैसे आपको बोला, इमेजिस करके कंपनी है जो नागपुर में गायत्री नगर में है. अपना सॉफ्टवेयर पार्क जो है VNIT के पास में, वो इस फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं. और धनराज और उनके कुछ दोस्त, they wanted to be associated and to gain certain knowledge, और वो इंटर्नशिप वगैरह के बारे में या ऐसे ही उनके साथ काम करने के उन्होंने मुझे पूछा 2-3 दिन. मैंने पहले आपको बताया, वैसे उनको भी बताया था. तो आई थिंक दे कॉन्टेक्टेड दैट इमेजिस कंपनी, संदीप शिरखेड़कर, रोहित माने एंड सारंग परांजपे, तीनों PhD है और तीनों सिविल इंजीनियर है. ठीक है, जस्ट आपको फिर से याद दिलाने के लिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आज की नीड है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड ऑल दी वाटर रिलेटेड जितना ये सिलेबस में है. कहीं भी आप एक्सपर्टी भी कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, PhD इन लोगों ने इसी में ही किया है, ये तीनों जो नाम लिया मैंने. सो वी हैव सीन दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रूफ वाटर हार्वेस्टिंग में अभी हम हैं. थोड़े से कुछ मैं हरदम फोटोग्राफ या स्केचेस राइट लेफ्ट वगैरह से बताता हूँ, तो उसमें वही थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट आपको गाइडलाइन दी जाती है कि कैसा करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लैंड बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना. थोड़ा ब्रेक आ गया है, समझना. आपको दिखता है कि नहीं मालूम नहीं. That some latecomer is knocking the door. Watershed based rainwater harvesting, urban industrial environmental rainwater harvesting, roof and land based, public, private, office, industrial buildings, pavements, lawns, gardens, and other open spaces like the playgrounds, etc. ये सब कहने का मतलब, ये सभी एरिया के ऊपर में प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, और बहुत सारा फिर रन ऑफ में कन्वर्ट होके this rain water goes west. It reaches to the stream, and through stream to the bigger rivers, and to the bigger rivers then meet to the seas and the oceans, and evaporation also. As we have seen our India, and specifically in our part, 80-90% of the water accumulated, or that rainwater which is in the soil gets evaporated. तो इतने लॉसेस है, तो वो नहीं होना चाहिए. एक एक बूंद पानी का आजकल इम्पोर्टेंस है. So rainwater available from the rooftops of buildings, paved or unpaved areas, can be recharged in aquifer and can be utilized gainfully at the time of the requirement. The rainwater harvesting needs to be designed in a way that it does not occupy large space for collection and recharge system, है ना. ये बहुत important है. ये
आज जैसे मैंने बताया कि ये आजकल एक प्रोफेशन हो गया है, धंधा हो गया है, बिजनेस हो गया है सिविल इंजीनियर के लिए, कि डिजाइन ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम either for the buildings for the larger flats की system schemes or for the resource. ओके, ये बहुत लोग आजकल इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और छोटे मोटे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अपने बगीचे है, रिसोर्ट है, इसमें कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ी इसके लिए बहुत पढ़ाई नहीं लगती, थोड़ा नॉलेज वॉलेज बराबर डिजाइन विजाइन का किया तो ये इट्स वेरी इजी टेक्निक। एक स्कीमेटिकली यहाँ पे है, जैसे ये 1 नंबर यानी 1000 रूफ है बिल्डिंग का, तो ये रूफ पे प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल होने के बाद में इट इज कलेक्टेड समवेयर एट नंबर 2। ओके, एखादा पाइप जैसे ये ऊपर में बताया है, तो यहाँ पाइप में ये कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बरसात का पानी छत के ऊपर गिरता है, तो छत के ऊपर बहुत सील्ट कभी धूल वगैरह रहती है, तो पानी के साथ में कम से कम, क्योंकि ये हम जमीन में परकोलेट करने वाले हैं, जमीन में रिचार्ज करने वाले हैं, एंड इट विल बी पासिंग थ्रू द सॉइल पोर्स, तो वो सॉइल पोर क्लॉग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हर जगह जो रेन वाटर है, ये रेन वाटर को हम स्क्रीनिंग करेंगे। तो वो वी विल प्रोवाइड एन इनिशियल स्क्रीन as the rainwater is being collected from the roofs. So 2 नंबर पे यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखेगी। उसके बाद में 3 नंबर में कहीं तो भी ये जो रेन वाटर है, ये रेन वाटर कलेक्ट किया है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर, वाटर इज बीइंग कलेक्टेड हियर। फिर से इसको वी हैव टेकन प्रिकॉशन ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन प्री फिल्टर। ठीक है, एक जस्ट स्कीमेटिक है ये, जैसे आपने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में पिछले बार वगैरह पढ़ा है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 2 शायद, उसमें या आपको अगले साल है क्या मुझे मालूम नहीं। तो उसमें जैसे हम स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं ट्रीटमेंट प्लांट की वगैरह, तो वैसे ही एक दिस इज ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रूफ वाटर हार्वेस्टिंग यू कैन से। तो यहाँ पे फिल्टर फिर से एक हमने प्री फिल्टर दिया। ये कोई बहुत टेक्नोलॉजिकली कठिन फिल्टर नहीं है ये, कि बस अब क्योंकि ये पूरी सिस्टम ही इकोनॉमिकल करना है, बहुत महंगा करना ही नहीं है, सस्ते में मस्त वाला काम है। रेन वाटर जो है वो सिर्फ ग्राउंड वाटर रिचार्ज में काम आना चाहिए, और कम से कम मेंटेनेंस कम से कम हो, तो उसके लिए ये स्कीमेटिक डायग्राम है। प्री फिल्टर है, नॉमिनल आगे में देखेंगे हम। एक स्टोरेज टैंक है, फिर से ये पानी जमा करने के लिए। फ्लो मीटर है, कहीं तो भी ये पानी कितना निकल रहा है, और फिर समवेयर दिस वाटर इज बीइंग डिस्चार्ज आइदर इनटू द certain collection chamber for the groundwater recharge. Okay, so this is in short a schematic, or like the area in रेन फेड एरिया जिसको बोलते हैं, या राजस्थान या जहाँ बारिश कम होती है, तो वहां पे ऐसा पानी कलेक्ट करके रखते हैं जमीन के नीचे में, ताकि बड़े बड़े टैंक्स में। ठीक है, और ये पानी फिर वो साल भर यूज करते हैं। अब कुछ मेथड्स हम देखेंगे। रिचार्ज पिट्स, शोष खड्डा जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे छोटे बिल्डिंग है कि जिसका रूफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर है, उससे कम है, उस आगे इससे बड़ा भी है तो भी फंडामेंटली सेम एवरीवेयर, द रिचार्ज पिट्स विल बी देयर, द सोक पिट जिसको बोलते हैं, दैट विल बी देयर। So for the buildings having the roof area of 100 square meters or less are constructed for recharging the shallow aquifers, है ना, जो अनकन्फाइंड एक्वीफर जिसको बोलते हैं, उसको रिचार्ज करने के लिए इस टाइप के खड्डे, इस टाइप के पिट्स हम यूज करेंगे। फिर से फंडामेंटल सभी इसका सेम ही है। वो यदि एक वो सबको मालूम भी है आप लोगों को, वही एक बार ध्यान में आ गया, तो मैंने बताया जैसा ये एक अच्छा प्रोफेशन है या साइड बिजनेस है। आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो साथ में कुछ नहीं लगता, आप किसी को बोल सकते हैं कि मैं डिजाइन करके देता हूँ। एक बार किसी ने डिजाइन किया हुआ कंस्ट्रक्ट किया तो वो सक्सेसफुल होता ही है। तो
लोग अपने आप उस आदमी की तरफ आते हैं, वो दिमाग को ज्यादा तकलीफ नहीं देते, वो बोलते अरे चलो कंसल्टेंट है ना, वो कंसल्टेंसी बहुत इजी रहती है, कोई कठिन नहीं रहती। तो ये रिचार्ज पिट का क्या साइज रहता है? सोक पिट कंस्ट्रक्टेड ऑफ द 1 or 2 मीटर वाइड और एंड 2 to 3 मीटर्स डेप्थ। इसके डिजाइन अवेलेबल है, पर आप नेट में भी इसके, और बहुत सिंपल डिजाइन है, डिजाइन है कोई स्ट्रक्चरल डिजाइन जैसे नहीं है। रेनफॉल जिसको हम रूफ एरिया बोलेंगे, रूफ एरिया के ऊपर से वो एरिया में कितनी बारिश आती है हर साल, उस हिसाब से कितना पानी कलेक्ट होगा, उस हिसाब से उसका सोक पिट, उस हिसाब से सोक पिट में जो भी मटेरियल रहेगा सोकिंग का, वो हम पढ़े हैं, बातचीत किए, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। So this is that size of the general small scale areas, roof area soak pit. It is filled at the bottom with the boulders of 5 to 20 centimeters. ये सबसे नीचे में ये खड्डा जो है, क्योंकि अब ये इसके नीचे सॉइल ही है, तो ये 3 मीटर बहुत हो गया, 10 फीट। तो सबसे नीचे में इसको इट इज डिवाइडेड इनटू द ऑलमोस्ट 1/3 1/3 1/3 पार्ट, और 1/4 1/4 1/4 पार्ट। सबसे नीचे का जो पार्ट है उसमें बोल्डर डालेंगे, बड़े बड़े बोल्डर, रॉक्स। उसके ऊपर में का जो 1/3 या 1/4 पार्ट है वो ग्रेवल, या हम जो एग्रीगेट जिसको बोलते हैं, 5 to 10 5 to 20 mm साइज। एंड द टॉपमोस्ट लेयर of that 1/4 or 1/3 part is filled with the coarser sand at the top, 1.5 to 2 mm। है ना, हमारी सैंड आपको मालूम है, सैंड का साइज या फाइन एग्रीगेट इज 4.75 to 150 माइक्रोन। जस्ट एक रिफ्रेश फ्रॉम concrete technology point of view, so that the silt content that will come with runoff water or that rainfall water will be deposited on the top of the coarse sand layer and can easily be removed। है ना, इतना इजी है। और ही आपको प्रिकॉशन लेना है कि ये कोर्सर सैंड भी ये सील्ड से क्लॉग ना हो, तो इसके ऊपर में आप एक जाली भी रख सकते हैं, सादी जो आपकी आजकल अच्छी स्टेनलेस स्टील की नॉन करोडिबल दैट मेश आती है, जाली आती है ना, लार्जर साइज की, 2-3 सेंटीमीटर, सॉरी 2 और 1 सेंटीमीटर ओपनिंग या हाफ सेंटीमीटर ओपनिंग की यदि लिया, तो उसके ऊपर वो सील्ड कचरा जो है वो जमा होता है, वो निकाल सकते हैं आप, ताकि आपके अंदर के मटेरियल का कम से कम मेंटेनेंस हो। क्योंकि ब्लॉक यदि हो गए तो फिर ये पर्कुलेशन, पानी जो नीचे में जाएगा वो खड्डे से जाएगा नहीं। फॉर स्मॉलर रूफ एरिया पिट में भी फोल्ड, और भी छोटा है रूफ एरिया है तो इतने 3 लेयर में भरने की बजाय यू कैन फिल दैट पिट विद द हेल्प ऑफ द ब्रोकन ब्रिक्स। है ना, जो ईंटें रहती है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड फिल्टर मटेरियल, दे कैन सोक द वाटर ऑल्सो। और द कॉबल्स, है ना, छोटे साइज के जो पत्थर रहते हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं फॉर फिलिंग। जैसे मैंने अभी बोला कि मेश में शुड बी प्रोवाइडेड एट द रूफ, यानी रूफ के ऊपर भी जहां से पानी निकलता है पाइप से, वहां पे भी एक जाली लगा लीजिए, सो दैट लीव्स और एनी अदर सॉलिड वेस्ट डेब्रीज इज प्रिवेंटेड फॉर एंटरिंग द पिट। या खड्डे में आने का वो रोकेगा, कचरा जो है इसमें से आएगा। ए डीसिल्टिंग, फिर से और प्रिकॉशन हम लेते हैं कि चलो इतना होने के बाद भी कुछ सिल्ट आ ही गई गलती से ये पानी के साथ में, क्योंकि सिर्फ रूफ से नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम पेवमेंट से कर रहे हैं, हमारे बिल्डिंग के आजू बाजू का एरिया है वहां से भी स्लोप देके पानी हम कलेक्ट करेंगे, तो उसमें सिल्ट आएंगी। तो एक आधा छोटा सा डीसिल्टिंग चेम्बर, है ना, जैसा ये रहता है अपना ट्रेन का चेम्बर जैसा रहता है, वैसा छोटा सा अपने घरों में भी छोटे छोटे चेम्बर हमारे इसमें रहते, वेस्ट वाटर के कलेक्शन की, इसमें स्मॉल होल्स, मैन होल नहीं, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा। तो वैसा डीसिल्टिंग कलेक्शन चेम्बर में आल्सो बी प्रोवाइडेड एट द ग्राउंड टू अरेंज द फ्लो ऑफ फाइनर पार्टिकल्स टू द रिचार्ज pit। Okay, with the top layer of the sand should be cleaned periodically
जो ऊपर की जो सैंड है वो बार बार थोड़ा सा उसको साल में 2 साल में उसको क्लीन करते रहिए to maintain the recharge rate. Bypass arrangement is to be provided before the collection chamber to reject the first showers. ये इसके बाद भी आपको थोड़ी केयर लेना ही है। तो एक ये जो पाइपिंग सिस्टम है इसमें कहीं तो भी ऐसी भी अरेंजमेंट कीजिए कि पहली दूसरी जो बारिश है वो पानी ये खड्डे में ना आए, ये अपने नॉर्मल जो वेस्ट वाटर ड्रेन्स है वो उसमें चले जाए। ऐसी बाईपास अरेंजमेंट भी आप कर सकते हैं, है ना। आजकल आधुनिक इसमें आपके पास में प्लास्टिक पाइप रहते हैं, उसके वॉल्स रहते हैं, so you can make that bypass arrangement. If the roof area is again more than that 100 square meter etc, a filter pit, again the same type of the filter pit may be provided. The room, अब आजकल कैसा है, जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है तो आजकल रेडीमेड भी ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पाइप्स, प्लास्टिक के डीसिल्टिंग चेम्बर, फिल्ट्रेशन बॉक्सेस एक्सेट्रा ऐसे आ रहे हैं। बिल्कुल मैं बताता हूँ, मैंने खुद ने देखे। So rainwater from the roofs is taken to the filter pit through pipes having a slope of so 1:15 via interconnected collection desilting chambers located at the ground. ऐसा है अभी, ऐसा यानी it is as I am giving you this information not only to have the knowledge for the from the point of exam, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं आप, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकली भी ऐसा आपको दिखेगा आंखों से। आप यदि कहीं आपके एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है तो ये जो पिट रहता है जो फर्स्ट रेन वाटर को कलेक्ट करता है बिफोर इट इज दैट वाटर इज डाइवर्टेड टू सोक पिट, रिचार्ज पिट, उसके पहले भी एक पिट रहेगा जो डीसिल्टिंग या फिल्ट्रेशन पिट रहेगा, इज डिवाइडेड इनटू 2 चेंबर्स, द फिल्टर मटेरियल इन 1 चेंबर। यानी ये पिट में भी, यानी ये सोक पिट को आने के पहले एक और एक पिट हम लेंगे, थोड़ी केयर लेंगे, है ना। अल्टीमेट एम इज वी शुड हैव as minimum maintenance in future. This should be a long serving pattern. तो इसलिए ये इतनी प्रिकॉशन हम ले रहे हैं कि भाई ये सोक पिट में पानी आने के पहले भी हम एक पिट देंगे, फिल्टर पिट, और उसमें भी उसको 2 इसमें डिवाइड करेंगे। 1 चेंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 चेंबर्स। One chamber is kept empty to accommodate excess filtered water, and the first chamber is filled with the filter material. यानी पहले फिल्टर मटेरियल से पानी पास होगा, दूसरे चेंबर में फिर जो क्लियर फिल्टर्ड वाटर है वो वहां पे एक्मोडेट या जमा करेंगे, और वहां से फिर वी विल सेंड इट फॉर द सोक पिट और द रिचार्ज पिट। दिस सेकंड पिट where this water is stored is only to monitor the quality of filtered water. A connecting pipe with recharge well is provided at the bottom of this second pit for recharging of the filtered water to the well. ठीक है। एक और थोड़े से बड़ी फ्लैट स्कीम्स है, रूफटॉप एरिया बड़ा है, बाजू का भी एरिया काफी बड़ा है, तो इसके लिए और कुछ मेथड्स है, वो हम उसमें आप ये रिचार्ज पिट की जगह या एक आधे बार जो आपका सब सरफेस है, इफ दैट सब सरफेस इज नॉट दैट मच परमिएबल टू परमिएट और टू परकोलेट और टू इनफिल्ट्रेट द रेन वाटर इनटू द अनकन्फाइंड एक्विफर और द कन्फाइंड एक्विफर, देन वी नीड द ट्यूब वेल्स। यानी ज्यादा डीप वाली वेल्स हम यूज करेंगे और उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग वी विल अचीव थ्रू bypassing these collected rainwater through the PVC pipes. And again the fundamental or the principle is same, collecting the roof water, the side area water, again providing certain pipes, providing
the filtration at the water collection center at roof, again providing certain filtration arrangement after that water is being collected before entering into the tube well, into the deep well or shaft. For that purpose, again certain filters are provided. In spite of this, certain filtration material can also be provided into these filter wells also, tube wells also. The all the this fundamental or these things is needed to be done for reaching the filtered or the clear water to recharge the groundwater. Here the various details are given. The filter is provided with certain reducers. All these, as I have told you, all these arrangements are nowadays ready-made available. Only thing is, you should, if you go into that profession, you will get the idea. ये filter available है, पॉलीविनिल क्लोराइड या जिसको प्लास्टिक बोलते हैं, ये पीवीसी स्क्रीन्स है. Filter is divided into three chambers by the PVC screens. यानी all these are ready-made available. Only thing is you should know where available, how they should be collected. Again, the first filter is chamber divided into three chambers. First chamber contains gravel, middle chambers contains pebble, last chamber contains larger pebbles, etc. All this after filtration, ultimate is that water should reach to the aquifer, either unconfined or to the confined aquifer. Again, there is another method which is called as the recharging through the trenches. अभी तक के हमने wells देखा, pits देखा, shafts देखा, deep wells देखा. बहुत ज्यादा एरिया है, बहुत बड़ा मॉल है, कॉलेजेस जैसे अपने हैं, अपने कॉलेज में भी है भला रिचार्जिंग, आप कभी गए तो जरूर देखिए. We also have a nice recharging arrangement in our college. So for sometimes a large area is there. Again, we are discussing about the urban roof water or the urban rainwater harvesting. So therefore the buildings are there, the flat schemes are there, larger stadiums are there. But the strata is impervious through which the water is to be percolated. Then in this case such trenches यानी मैंने बताया वैसे लाम जिसको नाली बोलेंगे इस टाइप से, trenches or the pits are made to store. These are made to store the water. First the water is being collected into these trenches, then it is being passed through the filter media, and subsequently it is being used by passing it further through the recharge wells. ये trenches जो है यहाँ जैसे बताए गए, these are all the trenches where this water is being collected through all these areas by the pipes. This water is being brought to a filtration pit or the collection pit, collection chamber, and it is again brought to the trenches. These trenches may be of large size, maybe 5 meters by the 4 meters or 3 meters by 5 meters, etc. And the depth is 4 to 5 meters, 3 to 5 meters. And these are connected, these trenches are connected with the number of recharge wells or the deep percolation well, you can say, maybe of 10 centimeter or 30 centimeter diameter, not more than that. और इस ये well में से ये पानी will make this water available for the recharging to the groundwater. Based on all this geology of this area and the quantity of water is to be collected, these trenches are provided. As I have told, they are 1, 2, 3, 4 meters wide, maximum depending on the area, not more than 10 to 30 meters length.
है ना, ज्यादा लेंथ, क्योंकि ये रिचार्जिंग में हमें वी डोंट वांट टू वेस्ट द लैंड। और ऐसा यदि आता है तो एट द टॉप ऑफ सच ट्रेंचेस वी प्रोवाइड द कंक्रीट स्लैब्स so that that area can again be used for the parking etc. And the number of recharging wells that has been shown at the bottom, again decided on the basis of water availability and water stored. The trench are again backfilled with the boulders, gravels, coarse sand. As the water is being brought from other collection chamber, so at the top of such trench, we can either close it with the concrete floor, or if we don't have or we have sufficient space, then but at the top we must provide certain grills etc, so that there should not be any debris to enter and there should not be any chances of accidents etc. So over and all, we have seen for the water conservation and groundwater recharge. Water conservation means saving the water or conserving the water. As we conserve our money into the bank, therefore water conservation as well as groundwater recharge techniques all comes under the water harvesting as well as supplementary irrigation techniques. Okay, some area in Jharkhand, Jhabua, or maybe in Bihar, these are all you can see in the photograph, how the hills, how the pits are excavated, how certain gabion structures are constructed across the small streams. So not a single drop of rainfall that occurs over the area goes waste. On the larger streams, the small bunds or plugs or the bandharas are constructed. Either the gated, कहीं gates है या ungated bandharas है ना, because nowadays the importance of water is very much. We have discussed this percolation pit etc. Just a sort of revision. Again, such pits or such recharge wells are there to provide the water which would have got wasted into the seas and the oceans through the streams. So over and all, this again leads us, all these things we have discussed till now, towards the green building concept. So system of rainwater harvesting and also grey water. Grey water means the water which is used from our urinals, from the household clean, means for cleaning the cloths, utensils etc, except the wastewater from our water closet और फ्रॉम द टॉयलेट, इसको ग्रे वाटर बोलते हैं. तो ग्रीन बिल्डिंग का जो कुछ एक जो वन ऑफ द कंसेप्ट इज दैट यूजिंग ऑल दैट वाटर विच वुड हैव गॉन वेस्ट, that is the rain water and the grey water combined together to achieve the ultimate is 25% of the potable water consumption result reduction, 100% of the potable water provided by the rain, and 50% reduction of the sewer quantities. Watershed conservation works. There is something there in your syllabus, that conservation of the water through watershed development or watershed conservation works. Okay, so in a nutshell, अभी तक के हमने जो पढ़ा या जो आपको वाटरशेड या कैचमेंट एरिया के बारे में you have the knowledge,
the drainage basin, catchment area, or the watershed, it is called as. Okay, is nothing but the area which supplies the water, overall area complete, which supplies the water to the smaller streams. Combined together, the watershed area of the smaller streams, ऐसे 10 smaller stream का catchment area watershed area मिलके एखादे बड़े स्ट्रीम का वाटरशेड एरिया होगा, एखादे ऐसे 8-10 बड़े स्ट्रीम का वाटरशेड एरिया मिलके एखादे बड़े नाला का वाटरशेड एरिया होगा, एखादे ऐसे 10-20-30 जो नालेज है उनका वाटरशेड एरिया मिलके एखादे छोटे रिवर का होगा, ऐसे 8-10 रिवर का हो गया, बड़े रिवर का होगा. कहने का मतलब वाटरशेड कंसेप्ट बहुत बड़ा है. डोंट लिमिट इट टू द स्मॉलर स्ट्रीम्स. द वाटरशेड इज क्वाइट बिग depending on the type of the streams, depending on the type of the water carrying bodies, channels. So nowadays the importance of the development of watershed is gaining very momentum, है ना, क्योंकि वाटरशेड के डेवलपमेंट से ही वो वाटरशेड तो डेवलप होगा लेकिन वो एरिया के लोगों के ऊपर भी उसका इफेक्ट होगा. एखादा कैचमेंट एरिया यदि हम डेवलप करते यानी क्या करते हैं, वहां पे आने वाले पूरे पानी जो है रेनफॉल, we will utilize maximum of that rainfall into that area itself. We will not allow the silt which would have flown through this runoff, the silt which is very fertile part of the land, जो फ्लड के पानी के साथ में बह के जाती है, तो उसको हम रोकेंगे वही एरिया में, है ना, उसको सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं. सो वाटरशेड डेवलपमेंट और द कंजर्वेशन वर्क इंक्लूड्स सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन एज वेल एज. अब ये दोनों के इससे क्या होगा और फायदा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज थर्ड, एंड द फोर्थ एंड द फोरमोस्ट इज इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट. वहां पे जितना फॉरेस्ट हम बढ़ाएंगे उतना वहां पे वाटर पर्कुलेट होगा, एरिया का टेम्परेचर कम होगा, उतना वहां पे बारिश आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. ठीक है. और वहां पे ये देखो, मैं जो 4-5 चीजें बता रहा हूँ, कोई कहीं तो भी नोट भी आप कर रहे हैं कि वाटरशेड डेवलपमेंट में हम क्या क्या कर रहे हैं. वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, चौथा इंक्रीजिंग द कवर ऑफ द फॉरेस्ट एंड द एग्रीकल्चर ऑल्सो इनडायरेक्टली. ठीक है. ऑल दिस टुगेदर. अब ये हाउ वी विल अचीव इट, we will achieve it by contour bunding, nala bunding, construction of the village tanks, development of the village tanks existing, check dams, continuous contour trenching, farm bunds, है ना, हमारे इसमें खेतों में छोटे छोटे बंधारे या बंड्स करेंगे, या हमारे यहाँ धान की रहती है, हमारे एरिया में धान पकाते हैं तो उसको धान के लिए हम पानी जमाई करते हैं खेतों में. बोल्डर चेक डैम्स. अल्टीमेट एम इज टू कैच द रेन वाटर एंड सो इट. सोइंग वर्ड यूज किया है, हम अनाज सो करते हैं, सोइंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोला है या वाटर शेड कंजर्वेशन. सो वी सो दिस रेन वाटर इनटू द ग्राउंड टू हार्नेस और हार्वेस्ट इट आफ्टरवर्ड्स एज पर नीड, है ना. वाटरशेड डेवलपमेंट के ऊपर नोट आती है भला अलग से, तो ये आपके ध्यान में. तो अल्टीमेटली व्हाट वी विल अचीव ऑल थ्रू दिस, ये सब अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ दैट वाटरशेड एरिया, एंड इन दैट वाटरशेड एरिया लॉट ऑफ द विलेजेस कम. छोटे मोटे खेड़े आते हैं, उसमें गांव आते हैं, तो नेचुरली वाटरशेड एरिया अच्छा ऐसा डेवलप होगा, खेती बढ़ेगी, वहां पे खेती बढ़ेगी, छोटे मोटे विथ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आएगी, लोगों के पास पैसा आएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया. द पीपल विल बी डेवलप्ड,
people will be developed, area will be developed, money will come. Overall, it will affect to the development of the country, and it will make the country more economically rich. So watershed conservation work or watershed development works are the basic works which are needed nowadays. Okay. So here, friends, we will be closing that part which is related to the groundwater recharge, watershed development, rainwater harvesting, wastewater recharge, etc. First half. Now we will moving in to the next part, which is important from the point of view of larger perspective. That is the multi-purpose water resources projects, its planning, the river linking, and the river water disputes. Last part of this unit. Okay, so we will start with the that first we will see the syllabus, the remaining part syllabus of unit 6, project planning for water resources, multi-purpose projects, inter basin or inter river, inter basin, basin and a catchment area, simple. So inter basin water transfer, एक बेसिन में से दूसरे बेसिन में, एक कैचमेंट में से दूसरे कैचमेंट में, एंड इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट, वाटर रिसोर्स प्लानिंग थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट. ये तो थोड़ा बहुत हमने अभी डिस्कस किया. वाटर रिसोर्स प्लानिंग, वाटर रिसोर्स यानी पानी की जो संपत्ति है, वाटर वाटर इज ए रिसोर्स. जैसे मिनरल रिसोर्सेस है, बहुत सारे खनिज द्रव्य हमारे तरफ मिलते हैं, है ना. मैं तो हमारा जो भारत है, ये भारत में सभी रिसोर्सेस की हमारे यहाँ पे अगणित उपलब्धता है. पानी वाटर रिसोर्स हमारे यहाँ बहुत है, मिनरल रिसोर्सेस हमारे यहाँ बहुत है ना. हमारे यहाँ ये दोनों के ऊपर डिपेंड जो भी एनर्जी रिसोर्सेस है, मैकेनिकल रिसोर्सेस है, मशीनरी रिसोर्सेस है, ये भी बहुत है हमारे पास. और सबसे ज्यादा हमारे पास में जो है, जिसे हम एक्चुअली आपत्ति मानते हैं, वो है हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेस बहुत है. आज 130 करोड़ लोग हैं हमारे पास, है ना. 130 करोड़ लोगों के दो हाथ यदि पकड़ा तो 260 260 crore hands we have. If we utilize it in proper manner, उतने लोगों का दिमाग है, intelligent resource है वो. So all these are the resources I mean to say. I tried to explain you what is the importance of the resource or the water resource. So water resource planning through watershed management. We have in a nutshell discussed about the watershed management. We'll be discussing about the planning of the water resources. So therefore, water resource planning through water resource management, watershed management, that you can understand on your own by discussing through all these discussions. कुछ इंस्ट्रूमेंट इन्होंने इंक्लूड किया है क्लाइमेटिक पैरामीटर के लिए, हाइड्रोलॉजिक पैरामीटर के लिए, विंड वेन, एनोमीटर, sunshine recorder, Stevenson screen, and different types of the thermometer, thermohydrograph, etc. We will discuss in a short at our last discussion. Though it is not asked in exam, unfortunately, क्योंकि हम यहाँ आ नहीं सकते, तो एक आधे साइट पे जाके, या मैंने बताया वैसे एक अच्छा मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है, पेंच प्रोजेक्ट मनसर के पास में, वहाँ पे एक हाइड्रोलॉजिकल लेबोरेटरी है या रेनगे स्टेशन है, तो वहाँ ये सब आपको देखने को मिलते हैं. नागपुर में भी है, लेकिन अभी हम नहीं देख सकते, तो इसलिए थोड़ा थियरी से पढ़ते हैं. सो विल मूव ऑन टू द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, water resources development. As up till now we have seen in our India, we get lot of the rainfall, precipitation is there, and maximum of that precipitation converts into the surface runoff or through the subsurface runoff.
and some part of it recharges the groundwater. That is the base flow. That is the groundwater flow. Runoff divided into three parts: surface runoff, subsurface runoff, and the groundwater flow or the base flow. ठीक है, धीरे धीरे आपको अभी जो हम यूनिट नंबर 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसका कैसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. All this we are doing for the related to our hydrological or fluid mechanics, hydraulic structures, designs, etc. From the hydraulics point of view, maybe a dam, bridges वगैरह जो मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ. तो अभी ये सब नॉलेज हमें हमारे वाटर रिसोर्सेस प्रोजेक्ट जो है, जो डैम्स है हम कंस्ट्रक्ट करने वाले, हम ही करते हैं ना सिविल इंजीनियर. ये डैम्स है, छोटे डैम्स है, बैरेजेस है, तो उसके लिए ये यूज करते हैं. तो एक आधा प्रोजेक्ट जब यूज हम बनाते हैं, वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट मीन्स ए डैम, ए रिजर्वायर, ए पॉन्ड और ए लेक और ए स्मॉल पॉन्ड इन योर विलेजेस, माइनर टैंक्स जिसको बोलते हैं. तो वो करते वक्त हमने क्या क्या सोचना चाहिए वो प्लानिंग में, उसके बारे में हमें ये पढ़ना है अभी, है ना. ये यहाँ पे एक महीने आपको स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि एक नदी है, एक स्ट्रीम है, पहाड़ों में से बह रही है. बहुत बार आप पेपर में भी पढ़ते होंगे. आजकल पानी वेस्ट नहीं जाने देते, तो ये नदी के ऊपर में जगह जगह पे छोटे मोटे डैम्स, बंधारे वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो दैट नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ द वाटर शुड बी वेस्टेड, है ना. बहुत सारे आपके एरिया में भी होंगे. सो दीज आर कॉल्ड एज द वेरियस टाइप्स ऑफ द वाटर रिसोर्सेस प्रोजेक्ट. ठीक है, चलो आगे हम निकलते हैं. So the dams are constructed across the rivers and streams to create the artificial lake or the reservoir behind it. धरण या डैम्स जो हम बनाते हैं, these are nothing but the walls. Those walls may be of the various sections depending on the stability. क्योंकि उसके पीछे पानी रोकना है, तो पानी का प्रेशर आएगा. आप पढ़ रहे हो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स में वाटर प्रेशर, वो प्रेशर और उसका सेल्फ वेट, फाउंडेशन एक्सेट्रा, कंसिडरिंग दैट द डैम सेक्शन विल बी चेंज्ड. लेकिन सिंपल डैम इज ए वॉल constructed across the flowing stream. So dams are constructed across the rivers and the streams to create an artificial lake or the reservoir behind it. Behind यानी उसको, वो डैम जो है नदी के फ्लो के डायरेक्शन में सोचा, तो वो वॉल के पीछे पानी जो जमा होता है उसको अपस्ट्रीम पार्ट बोलते हैं, और वो वॉल के नीचे का जो पार्ट है या नदी के फ्लो के डाउनस्ट्रीम जो रहता है उसको डाउनस्ट्रीम पार्ट बोलते हैं, है ना. जैसे ये फोटोग्राफ में ये वॉल है या ये वॉल है, दिस इज ए डैम, स्मॉल डैम, और दिस इज ए बिगर डैम. So the upper part where water is stored is called as the upstream part, and the lower part where the water will flow through the dam is called as the downstream part. ठीक है, जस्ट हमारे को समझने के लिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम किसको बोलते हैं इसके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आने के लिए. So the points, the dams are most important. आजकल क्या है, ये धरण बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफी महंगे हैं. दे आर एक्सपेंसिव एलिमेंट्स इन मल्टीपर्पज रिवर बेसिन डेवलपमेंट. सो देयरफॉर दे आर वेरी केयरफुली प्लान्ड. उनका प्लानिंग बहुत केयरफुल होना चाहिए, उसका डिजाइन भी, एंड इट्स कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन. So the points to be taught in design, construction and operation of the dams and the reservoirs are important points are the selection of the site. कहीं पे भी डैम बांध दिया ऐसा नहीं है, वो उसको सर्वे, इन्वेस्टिगेशन सब करना पड़ता है, और वो फिर 10 जगह का सर्वे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में प्रॉपर साइट कहाँ है, which will depend on the quantity of water that will be stored.
That will also depend on the foundation strata. That will also depend on the dam length, gorge or the valley, because least the length of the dam, minimum the length of the dam, the dam will be of the lower cost and and larger minimum length and larger water availability, what largest water storing. So therefore selection of site is important. The relative merits of the different types of the dams, है ना, बहुत टाइप के डैम है हम देखने वाले। माटी का डैम है, कंक्रीट का डैम है, आरसीसी डैम है, पत्थर का डैम है। स्टोरेज कैपेसिटी, कितना पानी स्टोर करने वाले हैं, एंड ऑप्टिमम यील्ड, उसमें से कितना हमारे हमें उपलब्ध होने वाला है, एंड कोऑर्डिनेटेड यूसेज ऑफ द फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, ये डैम में से कितना कहाँ 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 हम यूज करने वाले हैं, कौन कौन से वेरियस टाइप्स ऑफ द यूजेस ऑफ द वाटर आर देयर। They are the many purposes for which the dam is constructed are storage and control of the water for irrigation, सबसे important है कि for agriculture purposes, because in our India the rainfall occurs but it is very scanty, बारिश हमारे यहाँ बहुत होती है, लेकिन क्या होता है कि एक आधे एरिया में बहुत ज्यादा होती है तो दूसरे एरिया में कम होती है ना, तो उसको स्कैंटी करके बोलते हैं। तो उसके कारण क्या है कि जहां बारिश ज्यादा होती है वहां पे पानी हम रोकेंगे, जमा करेंगे बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैम्स, एंड वी विल यूज दैट स्टोर्ड वाटर फॉर द इरिगेशन पर्पस, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, and for the other purposes also we will be discussing one by one when that water is required. Or also we can use this water stored in that area also, है ना, पूरे साल भर तो बारिश नहीं आती है, तो रेनी सीजन के बाद में विंटर सीजन या समर में वो पानी को वो एरिया में भी हम यूज कर सकते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग द इरिगेशन, बाय कंस्ट्रक्टिंग द स्टोरेज रिजर्वायर्स। स्टोरेज एंड एवर्शन ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल कैसा है, अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ते जा रहा है, हमारे शहर की संख्या काफी बढ़ते जा रही है, खेड़े या विलेजेस से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए लोगों की पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है। तो ड्रिंकिंग वाटर पर्पस also or for the domestic use also, these drainage these storage dams provide the water. वाटर सप्लाईज फॉर द इंडस्ट्रियल यूजेस, है ना, आजकल तो इंडस्ट्री तो वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है, सो इंडस्ट्री के लिए पानी लगता ही है, सो वाटर सप्लाईज फॉर इंडस्ट्रीज यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, चीपेस्ट पावर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन में हमें कोई सिर्फ एक बार कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगती है, बाद में तो सिर्फ मेंटेनेंस ही है, बाकी कोई इतना बाकी खर्चा नहीं है, थर्मल पावर प्लांट या एटॉमिक पावर प्लांट जैसा। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी हमें ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल दिस डैम्स एंड रिजर्वायर्स और द स्टोरेज वर्क्स हेल्प्स इंक्रीजिंग वाटर डेप्थ फॉर नेविगेशन। नेविगेशन यानी जैसे ट्रांसपोर्ट, नेविगेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट और द ट्रैफिक, फॉर ट्रैफिक पर्पस, ट्रांसपोर्ट पर्पस। रोड पे से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, रेल से ट्रांसपोर्ट करते हैं, एयर से ट्रांसपोर्ट करते हैं। वैसे हमारे गांव गांव में कुछ नदी है, कुछ कैनाल्स है बड़े बड़े, जैसे गोसीखुर्द का कैनाल आप अपने आंखों से देखते हैं, तो उसमें से भी वो भी एक शॉर्टेस्ट रूट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, मे बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पीपल।
तो उसमें से पानी की डेप्थ बढ़ा सकते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग सच स्टोरेज डैम्स और द कैनल्स, एंड फॉर द नेविगेशन पर्पस और ट्रांसपोर्टेशन पर्पस ऑल्सो वी कैन यूज इट। है ना, आपको सुएज, SUVEZ, एंड पनामा, ऐसे दो कैनाल है। नेट पे देखिए, आपको मालूम भी होगा, आप लोगों का जनरल नॉलेज अच्छा है तो आपको मालूम होगा। दीज आर द कैनाल्स थ्रू विच, दीज आर वेरी बिग कैनाल्स, दे जॉइन द एशिया एंड द यूरोप रीजन। तो उसमें से ट्रांसपोर्ट होता है सुवेज कैनाल एंड द पनामा कैनाल। सो फॉर द नेविगेशन पर्पस, हमारे इंडिया में भी आप यदि पढ़ते हैं तो गंगा नदी है, यमुना नदी है, या और नदी का माध्यम से भी नेविगेशन चालू है अभी प्रयत्न। स्टोरेज स्पेस फॉर फ्लड कंट्रोल, है ना, हमारे यहाँ कुछ एरियाज में ऐसा है, हर साल फ्लड आते हैं, बारिश बहुत आती है, तो फ्लड के कारण डैमेजेस तो हमने देखा है, ह्यूज डैमेजेस आर देयर ड्यू टू द फ्लड्स। सो दिस रन ऑफ can be stored into the dam, excess runoff, and the floods can be reduced, and we can control the damages due to the floods. Reclamation of the low lying lands, बहुत बार जो जमीन बहुत लोअर लेवल पे रहती है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि सी बेड लेवल से भी लो लेवल पे कुछ लैंड रहती है, जमीन रहती है, वहां पे हरदम दलदल रहती है, तो उसको भी फिर से यूज करने के लिए भी हम ऐसे तालाब बना सकते हैं। उसको रिक्लेमेशन ऑफ द रिक्लेम यानी फिर से रीयूज ऑफ द लो लाइंग लैंड्स। डेब्रिस कंट्रोल, बहुत सारा कचरा एक आधे बार नदी नालों में से बहता है, उसका कंट्रोल करने के लिए ऐसे बंड या बंधारे बांध के वी कैन कंट्रोल द डेब्रिस। वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रिजर्वेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ द यूजफुल एक्वेटिक लाइफ। ऐसे तालाब, धरण या डैम बना के हम उसमें फिशरीज डेवलप कर सकते हैं, है ना। एक्वेटिक लाइफ यानी समंदर पानी के नीचे का लाइफ, तो वो फिशरीज या फिश, दे आर द फूड्स ऑफ लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, तो वो हम इसमें से अचीव करते हैं। और रिक्रिएशन नाउअडेज, या बहुत सालों से ऐसे तालाब, ऐसे डैम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नागपुर के पास, नागपुर में ही अंबाझरी है, फुटाड़ा है, सोनेगांव है, शुक्रवार तालाब है, नागपुर के पास खिंडसी तालाब है, आपके भी एरिया में है, पेंच प्रोजेक्ट है, पुजारी टोला डैम है, इटिया डो है, कहीं तो भी आसोला मेंढा है। सो एंड द न्यूमरस अपर वर्धा है, लोअर वर्धा है, न्यूमरस डैम्स आर देयर, दे आर दी सोर्सेस ऑफ द रिक्रिएशन। वहां पे हम घूमने के लिए जाते हैं और हमारे मनोरंजन का एक साधन है वो। तो इतने, दीज आर ऑल द यूजेस, है ना, ये तो है, और भी यूजेस है, बाकी भी इनडायरेक्ट यूजेस आर लॉट, क्योंकि इतना सब होगा तो इनडायरेक्टली कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, और जितने लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उतने हर घर की तरक्की होगी। सो डिपेंडिंग ऑन द पर्पजेस सर्व्ड, द रिजर्वायर्स में बी क्लासिफाइड एज, जो डैम हम बनाते हैं, they are classified as the storage or conservation reservoirs, flood protection reservoirs, distribution reservoirs and multi-purpose reservoirs, जो हमारे सिलेबस में है। तो ये जो तालाब बनाते हैं हम, जो डैम्स बनाते हैं, जिसको रिजर्वायर करके बोलते हैं, ये जनरली चार इसमें इसका क्लासिफिकेशन होता है, किस पर्पस के लिए उसको हम यूज करने वाले हैं। वो है स्टोरेज और द कंजर्वेशन रिजर्वायर, फ्लड प्रोटेक्शन रिजर्वायर, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व एंड मल्टीपर्पज। स्टोरेज यानी सिर्फ पानी जमा करने के लिए, और द कंजर्वेशन, ऐसा तो आजकल होता ही नहीं है, आखिरी वाला मल्टीपर्पज रिजर्वायर है बस आजकल।
पहले ऐसा होता था कि भाई उस टाइम में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो फ्लड वाटर इज द वाटर इज टू बी स्टोर्ड, मे बी यूज्ड फॉर द लोकल एरियाज और एग्रीकल्चर। फ्लड प्रोटेक्शन के लिए एक महानदी के ऊपर में डैम बना है, वो हर साल वहां पे वो रिवर को फ्लड आता है तो फ्लड प्रोटेक्शन के लिए किया। Distribution, water distribution purpose, maybe for the power plant, etc. But nowadays the multi-purpose reservoirs are constructed. इसको हम we will discuss about the multi-purpose reservoir and the further our discussion in our next lecture. We will take the break today. Okay, it's very interesting.